हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे। तो सबसे पहले हम समझे कि एक्सियल लाइन क्या होती है। तो एक्सियल लाइन को बच्चों ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक डाइपोल है, अगर मेरे पास में ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये है -q और ये है +q। तो एक्सियल लाइन का मतलब ऐसा होता है कि एक्सिस क्या है, एक्सिस है ये दो जो चार्जेस दिख रहे हैं आपको, इन दोनों चार्जेस से पास होने वाली लाइन, इन दोनों चार्जेस से पास होने वाली लाइन जो लेफ्ट साइड, यहाँ राइट साइड में भी आगे जा रही है, लेफ्ट साइड में भी आगे जा रही है। तो ऐसी लाइन पर कोई पॉइंट है, या अगर इस जगह है, इस जगह है, इस जगह है, इस जगह है, तो इस तरीके से इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कहलाते हैं एक्सियल पॉइंट, और ये जो लाइन है ये हमारी कहलाती है एक्सियल लाइन। तो डायग्राम में आप देखें, व्हाट इज द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन इज ए लाइन विच पासेस थ्रू बोथ द चार्जेस। इट इज़ ए लाइन दैट जॉइंस बोथ द चार्जेस, और इससे पास हो रही है। तो हमारी एक्सियल लाइन कौन सी है, ये रही एक्सियल लाइन। तो ये एक्सियल लाइन क्या कर रही है, इन दोनों चार्जेस के सेंटर से पास होके आगे जा रही है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस लाइन पर गिवन पॉइंट P पर। इस पॉइंट P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डाइपोल के कारण। ये बात समझ आ गई। ओके, सो यू मे नोट डाउन, एक्सियल लाइन इज अ लाइन which is passing through positive and negative charges of the dipole, and it is known as axial line of an electric dipole. तो ये आप नोट कर लीजिए। It is what? It is a line which passes through the center of both the charges +q and -q. Okay, तो ये तो हो गई एक्सियल लाइन। नाउ व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, वी आर सपोज टू फाइंड दैट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। इसे हम फाइंड आउट करना है। तो थोड़ा सा पहले हम डायग्राम को देख लें, फिर हम आगे जाके थ्योरी देखेंगे। ओके, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो इस पॉइंट P पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज। ये कैसा होता है, +q0 से डिनोटेड है। ओके, ये +q0 मैंने कहाँ रख दिया, मैंने पॉइंट P पे रख दिया। अब इस पॉइंट P पर -q चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो फाइंड आउट कर लें हम, और +q के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो फाइंड आउट कर लें। तो पहले -q की अगर मैं बात करूं, तो माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ। ये बात क्लियर है। अब ये जो प्लस है वो इस प्लस को रिपेल करेगा, तो इस +q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, वो होगी इस तरफ। तो इस पॉइंट P पर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, E-q एंड E+q, पर ये दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। अब दूसरी बात, अपोजिट है तो कैंसिल हो जानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। कैंसिल क्यों नहीं हो रही, कैंसिल क्यों नहीं होती है, उसका बेसिक सा आंसर ये है कि ये जो -q है ना, ये -q है इतनी दूर P से, तो इसका फोर्स की डायरेक्शन हालांकि ये है, पर इसकी डिस्टेंस है इतनी। और जब हम +q की बात करते हैं, +q की डिस्टेंस है इतनी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ये। तो अब मैं इस डायरेक्शन, इस डिस्टेंस की बात करूं और एक ये कंप्लीट डिस्टेंस की बात करूं, तो हम ये देखते हैं कि दोनों डिस्टेंस अलग अलग होने के कारण जो E-q है और E+q है, इस पॉइंट पर उनके मैग्नीट्यूड्स भी डिफरेंट होंगे। और ये जाहिर सी बात है कि +q क्योंकि पास में है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, और -q क्योंकि दूर है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। तो फाइनली जो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा +q है, तो +q डोमिनेट कर रहा है,
प्लस क्यू डोमिनेट कर रहा है, तो फाइनली मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने ई एक्सियल के नाम से डिनोट किया है। तो अब इस डायग्राम में आपको समझ आ गया, माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या थी, ये, प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या थी, ये। तो टोटल इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, प्लस आपका ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होनी चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसको मैंने क्या बोला, ई एक्सियल। ई एक्सियल का मतलब क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ओके, तो ये तो हो गई इसका, आपने डायग्राम से इसको समझ लिया। अब इसकी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं, तो आइए देखते हैं। ओके, सो अब कुछ बेसिक थ्योरी में जाने से पहले आपको और भी एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि बच्चों देखो, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में, ये है 2 टाइम्स ऑफ ए। ए क्या है, ए है सेंटर से लेके चार्ज तक की डिस्टेंस, ये भी ए है और ये भी ए है। ओके, तो अगर मैं बात करूं माइनस क्यू की डिस्टेंस पॉइंट पी से, तो आप ये देख रहे हो, अगर मैंने सेंटर से डिस्टेंस लिया है इस पॉइंट पी का और उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये है आर और ये है आपका ए। सो ये ए है और ये आर है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस ए, ये डिस्टेंस होगी। सो जो चार्ज माइनस क्यू है ये कितनी डिस्टेंस पे है, यहाँ तक हो गया ए, यहाँ तक हो गया आर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, आर प्लस ए। अब अगर मैं बात करूँ प्लस क्यू की, तो प्लस क्यू की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेनी है मुझे, यहाँ से यहाँ तक लेनी है। ये कितनी डिस्टेंस है मुझे नहीं पता, पर मुझे पता था कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक थी आर, और ये जो छोटी सी डिस्टेंस है ये है ए, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी आर माइनस ए। ये बात आप लोगों ने समझ ली, तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। तो वापस से बता दूं, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस ए है। माइनस क्यू की डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस ए है। ठीक है, ओके, तो डायग्राम आप लोगों ने अब समझ लिया है। अब हम आके इसकी थ्योरी देखते हैं। सो माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी गिवन बाय के टाइम्स क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये आर प्लस ए क्या है, माइनस क्यू जो था वो पी डिस्टेंस कितनी थी उसकी, आर प्लस ए था, तो उसका स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अच्छा, इसके आगे एक माइनस पी करके ब्रैकेट में मैंने डायरेक्शन बताई है, वो क्या है, तो वो आप वापस डायग्राम देखें। तो इधर देखो बच्चों, डायग्राम में पी क्या होता है, पी आपका होता है डाइपोल मोमेंट वेक्टर। क्या होता है ये, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना है, माइनस क्यू से किस डायरेक्शन में है, प्लस क्यू की तरफ है। ऑलराइट, तो अगर मैं ये बात करूं कि ई माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में थी, यानी माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे की डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स ए पॉइंट, है ना, अपनी तरफ खींच रहा है इसको। तो अपनी तरफ खींच रहा है, यानी इसकी जो डायरेक्शन है किसके अपोजिट है, इस पी वेक्टर के अपोजिट है। तो ई माइनस क्यू कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, माइनस पी यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। माइनस पी का मतलब क्या है, पी मेरा यहाँ से यहाँ था, पर ये जो फोर्स है ये मेरा इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी है, माइनस ऑफ पी। सिमिलरली प्लस क्यू की डायरेक्शन है ये, प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ये किस डायरेक्शन में है, ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमारा डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू की डायरेक्शन क्या हो गई, पी यूनिट वेक्टर, और माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या हो गई, माइनस पी यूनिट वेक्टर। ये बात याद रखनी है। ओके, अब हम वापस उस जगह पे चलें। तो हमने देखा था यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है,
माइनस क्यू के लिए माइनस पी लिखा हुआ है। माइनस पी का क्या मतलब है? माइनस पी का मतलब है कि जो है उसकी डायरेक्शन वो अपोजिट है ऑफ डायरेक्शन ऑफ पी। वो कहाँ से कहाँ थी? इस डायरेक्शन में, पर ये किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? उसके अपोजिट, इसलिए माइनस पी। लेकिन जो प्लस क्यू है वहाँ पर उसकी डायरेक्शन सेम है जो पी की डायरेक्शन है, और नीचे जो डिस्टेंस है वो अभी हमने देखा था, एक थी आर प्लस ए और एक है आपकी आर माइनस ए। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। के क्या है? के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये आप लोगों को पता है। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू का क्या करना है हमको? वेक्टर सम करो भैया, क्योंकि वेक्टर सम इसीलिए करना है क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में बताया हुआ था। ओके, आगे बढ़ते हैं वेक्टर से। ओके, तो आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। सो ई माइनस क्यू कितना है? ई माइनस क्यू की वैल्यू है माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। ई प्लस क्यू कितना है? ई प्लस क्यू की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। पी जो है यूनिट वेक्टर है, उसको हमने बाहर ले लिया। ऑलराइट, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम ले लूं आर प्लस ए होल स्क्वायर एंड आर माइनस ए होल स्क्वायर का। तो मेरे पास में एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे आया? तो इसको आप ऐसे देखो, आर प्लस ए होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार आर प्लस ए लिखना है, ठीक है। दूसरा है आर माइनस ए होल स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम चाहिए ना हमको, तो आर माइनस ए 2 बार लिखो, आर माइनस ए 2 बार लिखा। तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए किया तो मेरे पास क्या आता है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है। सिमिलरली आर प्लस ए किया तो क्या आएगा? दोबारा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो वही तो लिया है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एलसीएम समझ आया? ओके, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो मेरे पास में ऊपर आ गया आर माइनस ए होल स्क्वायर एंड आर प्लस ए होल स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो फाइनली आप सॉल्व करके देख लीजिए, जो आपके पास में आता है वो है के क्यू 4a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो 4a है, याद रखना है कि p की टर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूँ 4ar को, तो 4ar एंड q को। तो p क्या था? p था आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम का मल्टीप्लिकेशन, यही था डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या था? आइदर चार्ज, दोनों चार्ज में से एक चार्ज ले लो और उनका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये 4a को मैंने टुकड़े किए 2a इंटू 2, ये बात समझ आ गई क्या? एंड q ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये आ गया q। सो मैं ये देखता हूं कि q इंटू 2a कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p। ओके, सो इस जगह पे मैंने q इंटू 2a की जगह पे क्या लिख दिया? p लिख दिया, और ये जो 2 है ये मेरा यहाँ पर है। ओके, फाइनली r बचा हुआ है, ये भी r यहाँ आ गया। सो मेरे पास में जो इक्वेशन आई है वो ये है कि एक्सियल पॉइंट, उस पॉइंट एक्सिस पर p पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय E एक्सियल विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2pr, where p is equal to q into 2a is your dipole moment and it is acting in which direction? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। यानी डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ जा रहा था? माइनस क्यू से प्लस क्यू डायरेक्शन में हमेशा क्या एक्ट करता है? P एक्ट करता है। तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट इज ऑल्सो एक्टिंग अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो ये फोर्थ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी याद रखनी है अलोंग द डाइपोल मोमेंट वेक्टर, ठीक है। अब एक स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस में r की डिस्टेंस a से बहुत ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है? ये है हमारा a और ये है a, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी? 2 है। ये क्या है? माइनस क्यू और प्लस क्यू हमारा डाइपोल है।
आर क्या था, आर एक पॉइंट था पी जिस पे अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करी। सो इस पॉइंट सेंटर से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है आर। अगर ये पी पॉइंट बहुत दूर है हमारे डाइपोल से, जो डाइपोल से पॉइंट पी जो है बहुत दूर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आर है, ये आर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल डिस्टेंस ए। सो इस केस में when r is very very large as compared to a, जिसका मतलब है the point p is situated at a very large distance from the dipole। समझ आया क्या इसका मीनिंग? तो ये हमारा स्पेशल केस है। उस केस में क्या होगा, तो देखें आप, उस केस में जब r बहुत ज़्यादा हो a से, तो ये जो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, r बहुत ज़्यादा है तो इसको मैं ऑलमोस्ट किसके इक्वल लिख दूं, r स्क्वायर के लिख दूं, क्योंकि a तो बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, r के कंपैरिजन में। सो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैन बी रिटन एज r स्क्वायर अलोन। तो इस जगह पर डिनोमिनेटर में मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा r स्क्वायर। अब उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो r स्क्वायर का, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर दिख रहा है ना, तो ये जो होल स्क्वायर में जो पावर 2 है, तो इसको मैंने लिख दिया आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी आर की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। न्यूमरेटर में आप देखोगे एक आर ऑलरेडी है, तो ये आर और इसकी पावर कैंसिल होकर के मेरे पास में पावर कितनी रह गई, 3। तो फाइनली जो मेरे पास में फिगर आया है वो है कि ई एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन आर क्यूब। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसका मतलब क्या है, अभी तक मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था एक सिंगल चार्ज पॉइंट चार्ज के कारण, कल ही हमने पढ़ा था पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, k टाइम्स क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड यही था, यानी ये किसके प्रोपोर्शनल थी, ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, यही अभी तक हमने पढ़ा था। पर एक डाइपोल में हम ये देखते हैं कि ये किसके प्रोपोर्शनल हो गई, डाइपोल में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं ये प्रोपोर्शनल हो गई है 1/r क्यूब के। लेकिन मोनो चार्ज में, जिसको हम बोलते हैं सिंगल चार्ज, सिंगल चार्ज में किसके प्रोपोर्शनल थी, ये 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, है ना। पर यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r क्यूब के। जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आर स्क्वायर से हमेशा आर क्यूब ज़्यादा होता है ना, आर क्यूब जो है ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी जल्दी डिक्रीज होती है। एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये आर इंक्रीज होगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है और बहुत तेज़ी से कम हो रही है एज़ कम्पेयर टू जब हमने क्या लिया था, 1/r स्क्वायर लिया था, वहाँ पर भी कम हो रही थी पर उसकी स्पीड थोड़ी कम थी। यहाँ क्या है, 1/r क्यूब है, तो इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा तेज़ी से कम होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज मोर रैपिडली इन केस ऑफ डाइपोल एज कंपेयर टू द सिंगल चार्ज का केस। तो सिंगल चार्ज के केस में 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल थी, पर यहाँ पर किसके प्रोपोर्शनल है, 1/r क्यूब के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इक्वेशन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में आपके आते हैं आर जब बहुत ज़्यादा हो ए से, तो उस केस में इक्वेशन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल इज हाउ मच। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। तब तक के लिए बाय बाय।